नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की एक बहुत ही अहम बेहद अहम संस्था पे बात करने वाले हैं। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज है ECI.PDF और हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए समझें कि आयोग आखिर काम कैसे करता है, इसका ढांचा क्या है और सबसे ज़रूरी हमारे देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव करवाने में इसका रोल कितना बड़ा है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि संविधान ने सीधे तौर पर इसे एक स्थायी और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, संविधान से सीधे शक्ति मिलती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही होती है संविधान के अनुच्छेद 324 से। ये आर्टिकल चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सबके चुनावों की पूरी जिम्मेदारी देता है। उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक अखिल भारतीय संस्था है, ऑल इंडिया बॉडी। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान रूप से काम करती है। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा दस्तावेज साफ करता है, ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करवाती। ओह, ओके। उनके लिए संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है। वो 73rd और 74th संशोधन के बाद बना 1992 में। अच्छा, तो ये तो हुई जिम्मेदारियों की बात। पर इस आयोग में होता कौन कौन है, इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, दस्तावेज बताता है कि चुनाव आयोग में एक तो होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, और उनके साथ उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, इलेक्शन कमिश्नर, जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करें। और नियुक्ति वो कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, सबकी, CEC की भी और ECS की भी। चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। अच्छा। राष्ट्रपति अगर चाहें तो चुनाव आयोग से सलाह करके आयोग की मदद के लिए कुछ रीजनल कमिश्नर्स, क्षेत्रीय आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। और इन सब की जो सेवा की शर्तें हैं, कार्यकाल है, वो सब भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। यहाँ एक काफी दिलचस्प बात पता चलती है। दस्तावेज में लिखा है कि 1950 में जब ये बना, तब से लेकर अक्टूबर 1989 तक इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था, बस मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, बिल्कुल। काफी लंबे समय तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिर्फ CEC। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। अच्छा, अचानक से? क्यों? हाँ, इसका कारण था वोटिंग एज का कम होना। 61st संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जो 89 में लागू हुआ। उससे वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। हाँ, याद है। तो एकदम से वोटरों की संख्या बहुत बढ़ गई और आयोग का काम भी जाहिर है कई गुना बढ़ गया। तो मदद के लिए 2 और आयुक्त नियुक्त हुए। लेकिन ये जो 3 सदस्यों वाली व्यवस्था थी, ये ज्यादा दिन चली नहीं, ऐसा है क्या? नहीं चली। जनवरी 1990 में, कुछ ही महीनों बाद, उन 2 चुनाव आयुक्तों के पद खत्म कर दिए गए और आयोग फिर से वापस सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। अरे फिर हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने फिर से 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए और तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर ही काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 3 लोग। ओके, तो अब 3 लोग हैं। क्या इनकी शक्तियों में, इनकी सैलरी वगैरह में कोई फर्क होता है या CEC ज्यादा पावरफुल है? नहीं, यहीं पर एक खास बात है। यहीं पर ये मल्टी मेंबर बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। दस्तावेज के मुताबिक CEC और जो बाकी 2 ECs हैं, उनके पास शक्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं। बिल्कुल बराबर? हाँ जी। और उन्हें सैलरी, भत्ते, दूसरी सुविधाएं, सब कुछ एक जैसा मिलता है। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अच्छा। दस्तावेज में एक नोट भी है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी 90,000 प्रति माह तय की गई थी। आज ज्यादा होगी। और अगर उन तीनों के बीच किसी बात पर मान लीजिए मतभेद हो जाए, सहमति न बने, हाँ, तो आयोग बहुमत से निर्णय लेता है, मेजॉरिटी से। 2-1 से फैसला हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए ये पद पर रहते हैं? ये 6 साल की अवधि के लिए या फिर
जब तक वो 65 साल की उम्र के ना हो जाएं। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। 6 years or 65 years of age. करेक्ट, Whichever is earlier. एग्जैक्टली। वो चाहे तो समय से पहले इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है। हटाया जा सकता है। यहीं पर वो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस वाला सवाल आता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है कि आयोग बिना किसी दबाव के काम करे। तो संविधान इसे कैसे पक्का करता है? खासकर जब आपने कहा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति तो सरकार की सलाह पर काम करते हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और संविधान बनाने वालों ने यकीनन इस पर बहुत सोचा था। अनुच्छेद 324 में ही इसके लिए कई इंतजाम हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं। पहला और शायद सबसे मजबूत उपाय वो है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के कार्यकाल की सुरक्षा, टेन्योर सिक्योरिटी। उन्हें पद से हटाने का तरीका और आधार बिल्कुल वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। अच्छा, और वो क्या है? मतलब आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सीईसी को सिर्फ साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी, इन्हीं दो आधारों पर हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए भी एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3? हाँ, उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। जब दोनों सदन ये प्रस्ताव पास कर देंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। बाप रे, ये तो काफी मुश्किल है। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि वो राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर नहीं है। भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति ने की हो, ये चीज उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से काफी हद तक बचाती है। ये तो वाकई एक मजबूत कवच है। और भी कुछ उपाय हैं? हाँ है। दूसरा उपाय ये है कि सीईसी की नियुक्ति के बाद उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, सेवा शर्तें, उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। नो डिसएडवांटेजेस चेंज। और तीसरा, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं या जो क्षेत्रीय आयुक्त हैं, उन्हें अगर पद से हटाना हो तो वो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। अच्छा, मतलब सीईसी की सिफारिश के बिना उन्हें नहीं हटा सकते? नहीं हटा सकते। तो ये सीईसी की स्थिति को और मजबूत करता है और टीम के अंदर भी एक तरह का संतुलन बनाए रखता है। ये सब तो ठीक है, पर क्या इस व्यवस्था में कोई मतलब कमी या कोई अस्पष्टता भी है? कुछ लूप होल्स? देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। दस्तावेज कुछ संभावित कमियों या उन क्षेत्रों की ओर इशारा करता है जहां शायद और स्पष्टता लाई जा सकती थी। पहली बात, संविधान ये नहीं बताता कि चुनाव आयोग का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मतलब लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल बैकग्राउंड क्या हो, ये स्पेसिफाइड नहीं है। अच्छा, ये तो अजीब है। मतलब कोई भी बन सकता है? टेक्निकली संविधान ने क्वालिफिकेशंस तय नहीं की है। व्यवहार में सीनियर सिविल सर्वेंट्स को ही नियुक्त किया जाता रहा है। दूसरी बात, संविधान ने आयोग के सदस्यों का कार्यकाल यानी टर्म तय नहीं किया है। अब हमने अभी पदावधि यानी टेन्योर की बात की, जो 6 साल या 65 साल है, पर शायद टर्म और टेन्योर में कोई खास संवैधानिक अंतर है जिसका यहाँ जिक्र है और वो संविधान में स्पष्ट नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। और तीसरी, जो एक अहम बात है और जिस पर हम शायद बाद में फिर बात करें, संविधान रिटायर हो चुके चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा कोई और पद देने से रोकता नहीं है। ओह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर हम आउटरो में लौटेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता और संरचना की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आयोग के काम, शक्तियां और कार्य। दस्तावेज कहता है कि ये 3 तरह के हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल। हाँ, और इनके काम का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। अगर हम कुछ मुख्य कामों को देखें, पहला आप कह सकते हैं है वोटर मैनेजमेंट। जी। इसमें आता है पूरे देश में चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, डिलिमिटेशन जिसे कहते हैं। डिलिमिटेशन, हाँ सुना है। ये काम संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के आधार पर होता है। मतलब चुनाव के लिए लोकसभा या विधानसभा सीटों का एरिया तय करना ताकि हर सीट पर लगभग बराबर आबादी हो। दस्तावेज बताता है कि ऐसे एक्ट 1952, 62, 72 और 2002 में बने।
इसी में शामिल है वोटर लिस्ट तैयार करना, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना और ये पक्का करना कि सभी योग्य नागरिक उसमें रजिस्टर्ड हों। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा काम होगा। हाँ बिल्कुल, लगातार चलने वाला काम है ये। जी। दूसरा महत्वपूर्ण काम है पार्टी और उम्मीदवार रेगुलेशन। इसमें आता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी वगैरह, और उन्हें चुनाव चिन्ह देना, सिंबल अलॉटमेंट, जैसे हाथ, कमल, साइकिल वगैरह। हाँ। और यहीं पर आयोग की वो क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक भूमिका आती है। अर्ध न्यायिक, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाएंगे? अर्ध न्यायिक मतलब कुछ मामलों में अदालत की तरह फैसला करने की शक्ति, खासकर जब पार्टियों की मान्यता को लेकर या चुनाव चिन्ह को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो। अच्छा, जैसे दो गुट कहें कि असली पार्टी हम है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आयोग ही उस पर सुनवाई करके फैसला देता है, जैसे कोर्ट करता है। इसी में शामिल है पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आचार संहिता, हाँ, ये तो चुनावों के टाइम बहुत सुनने को मिलता है कि आचार संहिता लग गई। हाँ, ये बेसिकली नियमों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां और उम्मीदवार क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले और चुनाव निष्पक्ष हो। और आयोग इसे काफी सख्ती से लागू करवाता है। ओके, और तीसरा काम? तीसरा है निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इसमें आता है चुनावों की तारीखें तय करना, पूरा शेड्यूल घोषित करना, उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स की जांच करना, और अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए, धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या कोई और अनियमितता, हाँ, तो आयोग के पास ये शक्ति है कि वो वहां का चुनाव रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी पावर है। बिल्कुल। इसके अलावा चुनाव के दौरान रेडियो और टीवी पर पार्टियों को अपनी बात रखने, प्रचार करने के लिए टाइम स्लॉट कैसे मिलेगा, ये भी आयोग ही तय करता है। अच्छा। और वो सलाहकारी भूमिका, एडवाइजरी रोल, हाँ, आयोग की सलाह भी बहुत मायने रखती है। जैसे अगर संसद के किसी सदस्य एमपी या विधानसभा के सदस्य एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का मामला उठता है, किन आधारों पर? कुछ खास आधार होते हैं, जैसे लाभ का पद धारण करना वगैरह, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति एमपी के मामले में और राज्यपाल एमएलए के मामले में आयोग से सलाह लेते हैं। और आयोग की सलाह मानना पड़ता है? हाँ, इन मामलों में सलाह बाध्यकारी होती है। इसके अलावा मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और उसे 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या वहां चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। ओके, और भी कुछ है इस लिस्ट में? बहुत लंबी लिस्ट लग रही है। हाँ, है तो। जैसे चुनाव करवाने के लिए जितने स्टाफ की जरूरत होती है, सरकारी कर्मचारी ही होते हैं ज्यादातर, उनकी मांग राष्ट्रपति या राज्यपाल से करना, पूरे देश में जो इलेक्शन मशीनरी है उसका सुपरविजन करना ताकि चुनाव आजाद और निष्पक्ष हों, राजनीतिक दलों को रजिस्टर करना और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा देना या छीनना, ये सब आयोग के ही काम है। इतने सारे काम? जाहिर है इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, सिर्फ 3 कमिश्नर तो नहीं कर सकते ये सब। वहाँ सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, मतलब पूरी एक हायरार्की है अधिकारियों की। और राज्यों में ये सिस्टम कैसे काम करता है? जमीनी स्तर पर कौन है? राज्य स्तर पर आयोग की मदद करते हैं चीफ इलेक्टरल ऑफिसर, सीईओ। इनकी नियुक्ति सीईसी करते हैं राज्य सरकार की सलाह से। फिर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम होते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डीआरओ के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, कलेक्टर ही? हाँ, फिर वो डीआरओ अपने नीचे हर चुनाव क्षेत्र, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर आरओ नियुक्त करता है, और हर आरओ अपने क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करता है। बाप रे, ये तो पूरी चेन है, ऊपर सीईसी से लेके नीचे पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक। बिल्कुल, एक बहुत डिटेल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये, जो इतने बड़े देश में चुनाव करवाना मुमकिन बनाता है। दस्तावेज में आयोग के विजन, मिशन और सिद्धांतों का भी जिक्र है। ये उनकी 2016-2025 की स्ट्रेटेजिक प्लान से लिए गए। संक्षिप्त में ये क्या कहते हैं? हाँ, उनका विजन है बेसिकली चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया की एक बेहतरीन संस्था बनना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना और भारत समेत दुनिया भर में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना। और मिशन क्या है? लक्ष्य? मिशन है अपनी स्वतंत्रता, इंटेग्रिटी और स्वायत्तता बनाए रखना, इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ऑटोनॉमी। ये पक्का करना कि चुनाव प्रक्रिया में सबकी आसान, समावेशी और नैतिक भागीदारी हो। एक्सेसिबल, इंक्लूसिव
and ethical participation. और आजाद, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सबसे ऊंचे मानक अपनाना, ताकि चुनावी लोकतंत्र और शासन में लोगों का भरोसा बना रहे, बल्कि और मजबूत हो। इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत भी दिए हैं, वो क्या हैं? हाँ, ये वो कोर वैल्यूज हैं जिन पर वो काम करते हैं। जैसे संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, इक्वालिटी, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस, बहुत भरोसेमंद, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना, हाई क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, सभी योग्य नागरिकों की भागीदारी पक्की करना, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, सभी स्टेक होल्डर्स जैसे राजनीतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सबके साथ जुड़ना, चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना, वोटर एजुकेशन, अपने स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और लगातार नए इनोवेटिव तरीके अपनाना। कुल मिलाकर बॉटम लाइन एक ही है, देश की चुनावी प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना और उसे मजबूत करना। तो आज के इस पूरी चर्चा का, इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने इस दस्तावेज के जरिए ये देखा कि भारत का चुनाव आयोग ये संविधान से बनी एक बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था है। इसकी बनावट भी समय के साथ विकसित हुई है। एक सदस्य से शुरू होकर आज 3 सदस्य हैं। और इसका काम सिर्फ वोट डलवाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को, उसकी जड़ों को सींचना है। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर पार्टियों को रेगुलेट करने, आचार संहिता लागू करने और नतीजों तक, सब कुछ। बिल्कुल सही कहा। और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई ठोस उपाय हैं, जैसे हमने सीईसी को हटाने की प्रक्रिया की बात की। लेकिन हाँ, जैसा कि दस्तावेज ने भी इशारा किया, कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर और विचार किया जा सकता है, जैसे सदस्यों की योग्यता का संविधान में स्पष्ट न होना, हाँ, या फिर वो रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने पर रोक न होना। हाँ, और यही वो आखिरी बिंदु है जिस पर हम लौटना चाह रहे थे। दस्तावेज ये कहता है कि संविधान रिटायर हो चुके चुनाव आयुक्तों को, सीईसी या ईसीएस को, सरकार द्वारा कोई और पद, कोई और अपॉइंटमेंट लेने से रोकता नहीं है। हाँ, ये प्रावधान नहीं है, और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है जिस पे काफी बहस भी होती है। देखिए, एक तरफ तो कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इतने कड़े प्रावधान हैं, लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद मिलने की संभावना बनी रहती है, चाहे वो कोई गवर्नर का पद हो या कोई और नियुक्ति, तो क्या इसका आयोग की स्वतंत्रता की धारणा पर, परसेप्शन पर कोई असर पड़ सकता है? मतलब ये शंका हो सकती है कि शायद कोई सदस्य अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में या कार्यकाल के दौरान भविष्य की किसी नियुक्ति को ध्यान में रखकर सरकार के प्रति नरम रुख अपनाए। देखिए, जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही हो, पर लोकतंत्र में परसेप्शन भी बहुत मायने रखता है। निष्पक्षता सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पे यकीनन और सोचने की जरूरत है कि क्या इस पे कोई रोक होनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल, ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। खैर, आज इस बहुत ही जानकारी भरी और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझना बहुत ज़रूरी था कि हमारे लोकतंत्र का ये इतना महत्वपूर्ण पहिया आखिर घूमता कैसे है। धन्यवाद।